हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सेल बायोलॉजी, जिसको हम कई लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की, तो हम उसके बेसिक्स, उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और जानेंगे सेल के टाइप्स के बारे में। तो बच्चों, आज हम सब जानते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है? सेल है। लेकिन बहुत पहले इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, पर फिर भी कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स कह सकते हैं, जैसे एरिस्टोटल, इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बने होते हैं। लेकिन उनकी बातों को एविडेंस का सहारा नहीं मिला, इसी वजह से वो कहीं पीछे छूट गईं। और बहुत ही गैप के बाद लगभग 1665 के अराउंड जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में सेल की डिस्कवरी की, फिर एक बार ये बात मोमेंटम में आई कि सभी ऑर्गेनिज्म किसी बेसिक एलिमेंट के बने हैं, जिसको हम आज सेल कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने चूँकि इसे कॉर्क सेल में देखा था, और कॉर्क आपको पता है डेड सेल्स हैं, इसीलिए उसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म या लिविंग मटेरियल प्रेजेंट नहीं था, जिससे उन्हें एक हॉलो स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और आपको पता ही है कि लैटिन में सेला का मतलब हॉलो स्पेस होता है, इसी से ये वर्ड सेल डिराइव किया गया है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी हुई और जैसे ही फाइन लेंसेज हमारे सामने आए, तो हमें पता चला कि ये सेल्स जो हैं ये हॉलो नहीं है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। तो पहली बार लिविंग सेल्स एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी, जबकि प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी का श्रेय परकिंजे को जाता है। जर्मन बोटानिस्ट श्लीडेन एंड जर्मन जूलॉजिस्ट श्वान ने ये बताया कि सेल अगर एनिमल सेल है तो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है। और यही वो बेसिक डिफरेंस है जिससे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो एक प्लांट सेल है, और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या, एक एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिर्फ डिफरेंस है सेल वॉल का। इन दोनों ही साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी पोस्टुलेट की, जिसका मतलब था कि सेल्स जो हैं वो आधार हैं जीवन का, दैट मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और इसी को हम आगे चल के सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। के नगेली ने बताया कि सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि सेल डिवाइड होकर नई सेल बनाती हैं, और इस थ्योरी को सपोर्ट किया वर्काउ ने अपने ओमनिस सेलुला ई सेलुला व्यू से, जिसका मतलब है कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्रीवियस सेल। और आपको पता ही है बच्चों कि सेल डिवीज़न में मुख्य भूमिका डीएनए या न्यूक्लियस की होती है, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी एसोसिएटेड है रॉबर्ट ब्राउन से। लेकिन जैसे जैसे और डिस्कवरीज होती गई तो हमें पता चला कि सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं है, लाइफ सेल के बियॉन्ड भी है। जैसा कि हमने वायरसेस को देखा है, वायरसेस एक टिपिकल सेल नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक टिपिकल सेल जो है उसमें प्रोटोप्लाज्म का होना अनिवार्य है, उसमें न्यूक्लियर मटेरियल का होना अनिवार्य है, और एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन का होना अनिवार्य है। लेकिन वायरसेस यहाँ पर तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जो कि सराउंडेड है प्रोटीन मटेरियल से, यानी यहाँ पर सिंपलर प्रोटीन्स हैं और सिंपलर न्यूक्लिक एसिड है जो मिलके वायरसेस बनाते हैं। और इसी वजह से हम वायरसेस को सेल्स नहीं कहते बल्कि लिविंग केमिकल्स, और कई बार ये भी कहा जाता है कि सेल्स अंडर डिग्रेडेशन, यानी खत्म होती हुई सेल, ऐसा भी नाम इसको दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि वायरसेस के बारे में जो फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वायरसेस के पास चूँकि उसकी सेल नहीं है, उसके पास मशीनरी नहीं है, तो वो लाइफ के सारे वाइटल एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेगा। इसी वजह से शायद वायरसेस
पूरे टाइम इनएक्टिव रहते हैं और जैसे ही वो किसी बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर जाते हैं यानी किसी सेल में प्रवेश करते हैं तभी वो जाकर एक्टिव होते हैं। और क्योंकि अब उनके पास वो मशीनरी होती है जो उन्हें लाइफ दे सकती है और वाइटल एक्टिविटीज़ में हेल्प कर सकती है। तो वायरस कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक है। आपको ये भी पता है कि सेल्स के लिए नॉर्मली हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के बिना सेल सर्वाइव नहीं करती हैं, लेकिन आरबीसी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आपको पता है कि मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होते हैं और उसके भी डिफरेंट कारण हैं, ये भी आप जानते हैं, जिससे कि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कैरी की जा सके, मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जा सके। आपको पता है कि आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैच्योर आरबीसीज का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर हम सेल की बात करें तो जैसा आपको पता ही है कि सेल्स बहुत ही अलग अलग शेप्स और साइज में प्रेजेंट है। आपको पता है स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्मा होती हैं जिनको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं। जब तक पीपीएलओ की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक हम कॉकरोच बैक्टीरिया को सबसे छोटी सेल मानते थे। और अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो आप सबको पता है कि ये ऑस्ट्रिच का एग है जो 6 इंचेस बड़ा हो सकता है। जबकि लॉन्गेस्ट सेल की हम बात करें तो यहाँ न्यूरॉन के सेल्स आती हैं। तो सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनी है और ये सेल हो सकती हैं 2 तरह की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ ये भी इंटरेस्टिंग है कि सेल्स के नंबर के हिसाब से भी हम कैटेगराइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जब एक सिंगल सेल मौजूद है और मल्टीसेलुलर जब कई सारी सेल मौजूद हैं। आपको पता है बच्चों कि सेल्स सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, इसका मतलब वो रेप्लिकेट कर सकती हैं, अपना फूड खुद बना सकती हैं, उनके पास एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म भी है। इसका मतलब वो एक कंप्लीट एंटाइटी है, एक कंप्लीट बॉडी है। इसी वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही सेल्स एक साथ आती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और यहाँ पर वर्क फोर्स जो वर्क है वो डिवाइड हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। यूनिसेलुलर हम मोस्टली देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। प्रोकैरियोटिक जैसा नाम ही बता रहा है, प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। प्रो का मतलब यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि बिफोर यानी न्यूक्लियस बनने से पहले की स्थिति। तो न्यूक्लियस बनने से पहले की क्या स्थिति होगी, एक इमेच्योर न्यूक्लियस होगा जिसको हम प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड कहते हैं। और आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर डीएनए से, जिसके पास कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, तो कुछ भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए है जो मोस्टली सेंटर में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल है सेल रेप्लिकेशंस के लिए। यूकैरियोटिक सेल से अगर हम कंपेयर करें तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही छोटी होती है और बहुत ही सिंपल होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जो कि क्या है, सर्कुलर डीएनए है। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, रिबोसोम्स प्रेजेंट है और यहाँ पर आरएनए प्रेजेंट है। और प्रोटोप्लाज्म को कवर करती है सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनसाइड फोल्डिंग्स रिपोर्ट की गई हैं जिसको हम कह सकते हैं मीजोजोम्स, और ये मीजोजोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीजोजोम्स सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है। ये मीजोजोम्स सिर्फ इतना ही नहीं, जब सेल डिवीज़न होता है तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं और ये इंक्लूजन्स बढ़ के इसे 2 सेल में डिवाइड कर देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ एक सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल के ऊपर एक स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग मोस्टली कैप्सूल कहते हैं, जो हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस तो एब्सेंट है ही, साथ ही इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये भी एब्सेंट है।
तो यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया लैमेली द्वारा अचीव की जाती है। और बैक्टीरिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल है। इसका मतलब मेन डीएनए से अलग कुछ डीएनए का छोटा टुकड़ा और है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, और ये सेल के अंदर कई बार रेप्लिकेट कर सकता है विदाउट द होल सेल गेटिंग रेप्लिकेटेड, यानी पूरी सेल को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये सेल के विद इन रेप्लिकेट कर सकता है। और आपको पता है बच्चों, यही वो प्लाज्मिड है जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी में वाइडली यूज़ कर सकते हैं एज अ वेक्टर्स। बायोटेक्नोलॉजी में हम इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक जिसे हम ट्रू सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस से यहाँ मतलब है यहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, यू मतलब गुड या वेल डेवलप्ड और कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। तो ये जो सेल्स हैं इसमें न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप है। इसका मतलब न्यूक्लियस में यहाँ ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, यानी डबल यूनिट की लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, और मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ डीएनए प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अलावा एक ट्रू सेल्स में मौजूद होने चाहिए सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा, और ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें कि किसी भी सेल्स में कुछ एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो अगर हम नॉन एनवेलप्ड यानी जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सेंट्रियोल एंड रिबोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। सेंट्रियोल एनिमल सेल्स का फीचर है। अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये तीनों ही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो हैं इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होने की वजह से ये रेप्लिकेट कर सकते हैं विद इन द सेल। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो कह सकते हैं कि न्यूक्लियोइड टाइप का है या प्रोटोकैरियोटिक टाइप का है। इसका मतलब कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपली डीएनए है जो प्रेजेंट है उसके मैट्रिक्स में या स्ट्रोमा में। आपको पता ही है बच्चों कि हर सेल ऑर्गेनेली बहुत ही स्पेशलाइज्ड है अलग अलग वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे आपको पता है कि रिबोसोम्स और एमआरएनए एसोसिएटेड हैं प्रोटीन सिंथेसिस से, क्लोरोप्लास्ट एसोसिएटेड है फोटोसिंथेसिस से, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए, और न्यूक्लियस एसोसिएटेड है सेल साइकिल के कंप्लीशन के लिए यानी सेल डिवीज़न में हेल्पफुल है। इसी तरह हर एक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। साइटोप्लाज्म को यहाँ कवर कर रही है सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इसके अलावा अगर प्लांट सेल है तो यहाँ इसके आउटर बॉडी एक और होगी जिसको हम लोग सेल वॉल्व कहते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगी। यूकैरियोटिक सेल वाइडली रिपोर्टेड है, यानी अगर हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दें तो एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक और प्रोटोजोआ से लेके मैमल्स तक ये यूकैरियोटिक सेल्स रिपोर्टेड हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। नए लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।